वो सब्जेक्ट होते थे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो मैं हर एक यूनिट को टारगेट कर लेता था कि फॉर एग्जाम्पल मान लो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में लास्ट 10 ईयर्स में पॉलिटी से मान लीजिए एवरेज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं देखता था कि मुझसे 7 या 8 बन रहे हैं, तो इट मीन्स पॉलिटी मेरी कंडीशन मजबूत है। 10 में 10 कभी नहीं बनेंगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो पसंद करेंगे। वैसे भी कट ऑफ आपकी तो केवल 50 कट ऑफ जा रही है इस समय प्रीलिम्स में। 50 कट ऑफ मतलब ये हो गया कि यदि पॉलिटी से 50 क्वेश्चन आए हुए हैं और 35 बन रहे हैं, इट मीन्स कि हम ऑन एवरेज 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें से -5 घट के हमारा 50 हो जाएगा स्कोर सेफ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी लेके चलो तो आपको काम काफ़ी आसान रहेगा। शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। एनसेट नाम ही है इन्वायरमेंट, अवर इन्वायरमेंट। तो अवर इन्वायरमेंट में एक पार्ट होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, और ह्यूमन इन्वायरमेंट में बात करिए सेटलमेंट, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद कम्युनिकेशन। इन 3 चीज़ों पर इस चैप्टर को पूरा फोकस किया गया है। सेटलमेंट क्या होता है? ठीक, सेटलमेंट वो इलाका होता है जहां पे मनुष्य रहता है, निवास करता है, अपना घर बनाता है। ठीक, एंशिएंट इंडिया में लोग हम देखते हैं कि नदियों के किनारे मकान थे, झोंपड़ियां थी, गांव थे। और अब जैसे से हमारा अर्बनाइजेशन होते आ रहा है, आप देखते आ रहे हो सेटलमेंट जो है इसका बिहेवियर चेंज होते आ रहा है। अभी अपन नदी किनारे नहीं रहते हैं क्या? नहीं, बट ये हम जो देखते हैं कि जहाँ भी हम रहें वहाँ ड्रिंकिंग वाटर हो। ठीक, दूसरा सेटलमेंट के लिए जो हम कोशिश करते हुए करते हैं कि फेवरेबल क्लाइमेट हो। ऐसा नहीं है कि हार्श क्लाइमेट है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, साल में 3 महीने बर्फ ही गिर रही है, 4 महीने बर्फ गिर रही है, कुछ हो ही नहीं पा रहा। हिमालय के इलाकों में तो मुश्किल है। यह बाढ़ वाला इलाका है तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक, इतना पानी नहीं चाहिए कि वाटर स्पोर्ट हो, पूरा शहर पूरा तैर रहा हो। बट हम देखते हैं क्लाइमेट हमारे लिए अनुकूल चाहिए। फेवरेट क्लाइमेट मतलब हो गया हीट, कोल्डनेस, ऐसी हो जो हम बर्दाश्त कर सकें। जैसे जैसे चीज़ें एक्सट्रीम होंगी, आप देखोगे ऐसे इलाके में लोगों का सेटलमेंट डेंसिटी कम हो जाएगी। आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज में डेंस पॉपुलेशन रहती है। इसी प्रकार से डेजर्ट के इलाके में डेंस पॉपुलेशन रहती है, बहुत लेस डेंस पॉपुलेशन रहती है। मतलब ये लोग दूर दूर रहते हैं, लोग रहते ही नहीं, वहाँ पे रहेंगे नहीं। ठीक, तो क्लाइमेट फेवरेबल होना बहुत जरूरी है सेटलमेंट की पहली कंडीशन। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइट। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ अ साइट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी प्लेस को यदि हमें साइट डेवलप करना है रहने के लिए, तो हमें क्या क्या चीज़ देनी पड़ेगी वहाँ के लोगों के लिए? वहाँ के लोगों को हमको देना पड़ेगा, एक तो हो गया आपका नेचुरल में क्या हो गया फेवरेबल क्लाइमेट, दूसरा हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तीसरा होगा सूटेबल लैंड, ठीक, और चौथा होगा फर्टाइल सॉइल। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये नेचर की चीज़ें जो हम देखते हैं वहाँ ये चीज़ें हैं कि नहीं। फिर उसके बाद उस इलाके में आज यदि हम देखें तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पे हमारे पास भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, आसपास सामान दुकानें हैं कि नहीं। ठीक, रोडें कैसी हैं, अप्रोच रोड कैसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी वो क्या है वो हम देखते हैं। तो कुल मिला के ये हो गया कि ये बातें जो होगी मैन मेड होगी। लेकिन यदि कोई कहे कि साइट क्या है, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। किसी भी साइट्स के लिए, आइडियल साइट्स के लिए नेचुरल कंडीशन क्या देखी जाती है? क्या देखी जाती है? फेयर क्लाइमेट, अवेलेबल टू वाटर, सूटेबल लैंड, फर्टाइल सॉइल। तो एग्जाम में जाता है प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल नेचुरल कंडीशन फॉर एन आइडियल साइट। तो 4 चीजें हो गई प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पास है भाई? ठीक, क्लियर हुआ? अब मान लो 4 दे दे और फिर कहे कि इनमें से कौन सा एक, तो सबसे ज्यादा क्या है?
क्या है? अवेलेबिलिटी वाटर, पानी के बिना संभव नहीं है। राजस्थान में भी रहें तो कम से कम आदमी देता है कि पानी तो चाहिए, पहाड़ पे रहेगा तो पानी तो चाहिए। एक्सट्रीम क्लाइमेट से निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्टाइल सॉइल नहीं भी होगी, डेढ़ में रह लेंगे। सूटेबल लैंड नहीं है, ठीक, पानी बहुत जरूरी है। इधर प्लेन्स में आ गया, इसमें से चारों में से तो आपको लाना क्या है? एबिलिटी ऑफ वाटर। यू समझ आई? तो लिख लो उसको कि फर्स्ट जो है वाटर, जल ही जीवन है। मैं भी पानी पी लेता हूँ, नहीं एग्जाम्पल के साथ पढ़ाओ, अब पानी पीते जाओ, आगे आते हैं। ठीक, लिखा है the settlements go near the river valley as water was available and land was fertile. During Harappan civilization, the people of Harappan town was very concerned about the river or river water. बहुत ध्यान रखते हैं उस चीज का। वो उनकी टाउनशिप का देखोगे तो उन्होंने पानी का बहुत ध्यान रखा है। और ऐसे टाउन हड़प्पा के जो पानी के किनारे नहीं है, रिवर के पास नहीं है, उन्होंने वहाँ कुएं, तालाब आदि का ध्यान रखा है। हड़प्पा में आपको पता है तालाब भी मिलते हैं, पॉन्ड्स भी मिलते हैं, पता है कहाँ मिलते हैं? कोई तालाब मिला है? बताओ कहाँ मिले होंगे? जहाँ पे रिवर नहीं होगी, जहाँ पानी की समस्या होगी, पानी स्टोर करना पड़ा होगा। हड़प्पा के जो साइट्स है उनका स्पेशल कहाँ पे है? तो सम प्लेसेस ऑफ कच्छ में मिलते हैं हमको, और कच्छ में आज ही पानी का मसला है, उस जमाने में नहीं होगी। तो हड़प्पा में कच्छ में जो नगर हैं आप देखेंगे वहाँ तालाब, पानी आदि को इकट्ठा करने की व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। अब इसे लॉजिकल चीज़ें, इनको लॉजिक से जोड़ो, जितना आप लॉजिक से याद रखोगे उतना चीज़ें आपकी लंबे समय तक बनी जाएंगी, रटनी जोतनी पड़ेगी आपको। ठीक, आगे बढ़े। तो प्राचीन काल में उन्होंने कोई जहाँ पे जब उनको जानकारी नहीं थी तब नदी किनारे, और फिर बाद में उन्होंने नदी से दूर भी रहना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी की एबिलिटी उनको वहाँ भी होगी। उन्हें लगा कि नदी पे रहना जरूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, हम चाहें तो नदी से दूर रखते हैं, और नदी से दूर भी पानी मिल जाएगा, चल जाएगा। तो इस तरह से ठीक। With the development of trade and commerce and manufacturing, human settlements become larger. Settlements flourished and civilization developed near River Valley. चलिए ठीक है, बात पढ़ लिया। अब आते हैं सेटलमेंट किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी मतलब शॉर्ट समय के लिए ऑक्युपाइड किया है, परमानेंट नहीं है, अस्थायी टाइप का है, कुछ समय के लिए फिर परमानेंट ले लेंगे। ठीक, समझ आ गया? तो टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, hot and cold deserts and mountain often dwell in such temperate settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and tensements. क्या है कि जो लोग गहरे जंगल में रहते हैं, रेत गर्म इलाके में रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, वो आमतौर पे टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे आदिवासी इलाके में आप देखोगे झोपड़ी बना लेते हो, तो किसी दिन कुछ दिन यहाँ, फिर कुछ दिन वहाँ। ठीक, क्लियर? शिकार कर रहे हैं कुछ इलाके में, कम हो गया तो फिर आगे मूव कर गए। ठीक, तो हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ये इनके मेन पेशे हैं। ये जो प्रोफेशन है और इनकी जो अस्थायी सेटलमेंट है, क्या देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम? लगा है कुछ? लगा है क्या ये टेम्परेरी सेटलमेंट और साथ में इनका प्रोफेशन, इनके बीच कोई रिलेशन है क्या मैडम? कोई रिलेशन है क्या? आप थोड़ा सा स्टूडेंट प्रोसेस ऊपर उठ के ब्यूरोक्रेट ऊपर सोचो, सिविल सर्वेंट के रूप में, कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर रीडिंग दिस। आपको इनसे कोई नाता पढ़ने वाला है लाइफ में? जब आप किसी इलाके में आईएएस बन के आएंगे तो वहाँ इस तरह के लोग मिलने वाले हैं कि आपको, आपके जिले के अंदर कोई इलाका ऐसा भी होता है जहाँ पे कोई फॉरेस्ट का इलाका हो जिसमें कुछ लोग रहते हो आदिवासी। ठीक,
आपके ज़िले में ऐसा भी इलाका हो जो कोल्ड हॉट डेजर्ट का इलाका हो, वहाँ के लोग कुछ हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ये कुछ काम करते हो। यदि अपन यहाँ से खड़मना कर तब जाएं तो आप देखेंगे कि इधर लोहे से वो सामान बनाने वाले जो होते हैं, उसको लोहे को गर्म करके थाली वगैरह, वो लोग यहाँ रह रहे हैं। अस्थायी निर्माण कार्य कर रखा है इन्होंने। कुछ दिन बाद बाहर चले जाएंगे शहर से, मिलते हैं अपन को, मिलते हैं, ठीक, क्लियर है ना। चलिए, ये तो हो गया अस्थायी सेटलमेंट, दिख ही रहा होगा होम सेटलमेंट। अब आते हैं आज के डेट में अधिक से अधिक सेटलमेंट कैसे परमानेंट है। परमानेंट में लोग घर बनाते हैं, जैसे अपन घर बनाते हैं, ठीक। चलिए आगे आइए। ये ट्रांस ह्यूमन्स किसे को बोलते हैं? ऐसे लोग जो सीजनल मूव करते हैं। एक सीजन में जब ठंड बढ़ती है तो पहाड़ से नीचे आते हैं और गर्मियों में पहाड़ पे चले आते हैं। आमतौर पे इस तरह के जो लोग होते हैं ये चरवाहे होते हैं। ठंडों में जब ऊपर बहुत ठंड पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, तो जो घास है वो दब जाएगी, तो जानवरों को वहाँ पे रखना मुश्किल रहेगा, तो नीचे आ जाते हैं फिर। और फिर जब वापस से गर्मी पड़ी तो बर्फ पिघल जाएगी, घास के मैदान हरे निकल के आएंगे और जो पौष्टिक न्यूट्रिशियस ग्रास है वो आ जाएगी वापस जानवरों के लिए। तो सीजन के मुताबिक मूव करते हैं, ठीक। ये प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर हो गया। ये प्रीलिम्स सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्रांसह्यूमन्स क्या किनको बोलते हैं। यहां तक सही है, ठीक। घुमक्कड़ लोग हैं ये। अभी कहते हैं कि दो तरह के सेटलमेंट होते हैं, एक अर्बन, एक रूरल। रूरल जो सेटलमेंट होंगे वहां लोगों का आमतौर पेशा क्या होगा? खेती बाड़ी, मछली पकड़ना। यदि आसपास गांव में जंगल हैं तो जंगल से जो वन उत्पाद होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उसको लाके बेचना, जैसे शहद वगैरह निकाला या जंगल में कुछ फल लगते हैं उनको लाके बेचना, इस टाइप से। क्राफ्ट वर्क करते हैं गांव में लोग, बर्तन बनाना, उसको बना के शहर में बेचने आते हैं, ठीक। अभी आपने देखा दिवाली थी, दिवाली पे दिए बना के लाए गाँव से लोग, शहरों में लाके दिवाली बेच के ले गए, अपना बेच लिया, निकल गए, ठीक। इसके अलावा ट्रेडिंग करना, ये भी गांव में होता है। गांव में भी जो चीज़ बनी उनका उत्पाद। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट मतलब गांव में घने घर भी बसते हैं और गांव में घर दूर दूर बसते हैं, ठीक। ठीक। आमतौर पे आप देखोगे सब नॉर्थ इंडिया के गांव में अपने हैं, तो अपने गांव में जाओगे देखोगे, यदि इंदौर से आसपास देखने जाओगे तो बड़े कॉम्पैक्ट गांव मिलेंगे आपको, ठीक। कॉम्पैक्ट गांव बनेंगे क्योंकि क्या है, फ्लैट लैंड है। लेकिन यदि वहीं आप जाओगे पहाड़ी इलाकों में तो आपको वहां पे जो घर मिलेंगे वो स्कैटर्ड मिलेंगे, बिखरे हुए मिलेंगे, बस नहीं, ठीक, बिखरे हुए, क्लियर। तो कहां पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगा, कहां पे स्कैटर्ड होगा, ये डिपेंड करता है कि वहां की लैंड कैसी है, फ्लैट है कि हिली है, ठीक, क्लियर। अब स्कैटर्ड कहां मिलेंगे? हिली ट्रैक्ट्स मिलेंगे। उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, ठीक, वहां आपको इसी तरह के मिलेंगे। इसी प्रकार से आप थिक फॉरेस्ट चले जाओ, वहाँ भी जंगल में जो घर मिलेंगे बिखरे हुए मिलेंगे। इसी प्रकार से एक्सट्रीम क्लाइमेट का इलाका है, रेगिस्तान है, ठंड ऊपर कश्मीर है, वहाँ घर बिखरे बिखरे मिलेंगे। और अपन यदि इंदौर के आसपास जाएँ गांव में तो आपको गांव नहीं लगेगा, ठीक। इतने गांव में सब घर लगे हुए हैं, भले ही घर का आकार बड़ा मिलेगा आपको, एरिया उनके पास ज़्यादा होगा, लेकिन गांव कैसे होंगे? कॉम्पैक्ट होंगे। ये बात समझो, ठीक। अब
गांव में जो लोग घर बनाते हैं वो अपनी पर्यावरणीय जरूरत को ध्यान में रख के बनाते हैं। ये सब पॉइंट्स आएंगे, प्लेन्स में आया तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। और फिर वो कह देगा कि आमतौर पे स्केर्ड सेटलमेंट एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में होते हैं। जनरली द स्केर्ड सेटलमेंट is constructed in extreme climate regions। ठीक है। और दूसरा कह देगा कि जो रूरल सेटलमेंट होते हैं वहां पे लोग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग आदि एक्टिविटीज में जुड़े होती है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ। अब तो ठीक है, बट ये चैप्टर पढ़ने से फायदा ये हुआ कि आइडिया लगा कि क्वेश्चन क्या बचता है प्रीलिम्स के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, गांव के इलाके में लोग अपने घर बनाते हैं तो वहां पे इन्वायरमेंट को दिमाग में रख के काम घर बनाते हैं। ठीक, जैसे ये आप देख रहे हो घर, मान लो किसी ग्रामीण इलाके में बारिश बहुत होती है, तो बारिश की स्थिति में आप क्या चाहोगे, आप ही चाहोगे कि पानी जो है वो रुके नहीं। छत पे रुकेगा तो सीलन आएगी, या छत से पानी नीचे आएगा। तो बेटर क्या है, हम इस तरह का सेटलमेंट करें, बनाएं कि पानी जो है वो निकल जाए, जैसे यहाँ पे। ठीक, स्ट्रीट्स, समझ गए? ठीक। दूसरा, आप देखो इनको पता है कि पानी बहुत गिरेगा, पानी का लेवल ही आएगा, तो इन्होंने क्या किया है, घर को जमीन से एक ऊंचाई बनाया है। ठीक, ट्री हाउस टाइप, पेड़ को जैसे मकान, बचपन में आप कार्टून देखते हो तो देखते हो ट्री हाउस वगैरह, ठीक इस टाइप का। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब गांव में जाओगे जहां पर गर्मी पड़ती है, तो आप देखोगे हर गांव में, घर में गांव में आप जाओगे तो वहां एक कमरा कच्चा होता है। कच्चा कमरा वाला क्यों रखते हैं? ताकि गर्मी के दिनों में, और अच्छा वो जो कमरा कच्चा वाला होगा ना, वो बेसिकली उसी में वो अपना घी, उसी में अपना खाने पीने चीज़ें जो जल्दी वेस्ट, एक तरह का आप समझ लो कि वो उनका वो है कोल्ड स्टोरेज। आप जाओ गाँव में, कच्चे मकान, एक कच्चा मकान होगा, बाकी सब पक्के होंगे, और वो जो कच्चा मकान था उसको वो यूज़ करते थे अपने कोल्ड स्टोर के लिए। एक ही घर के अंदर आप देखोगे एक कमरे में कम टेम्परेचर, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया है ना? तो उसको गांव बोलते हैं लोग कच्ची कुठरिया, मतलब कच्चा कमरे को बोलते हैं कच्ची कुठरिया। उसको मिट्टी से लेपते हैं बार बार। ठीक, और मिट्टी से लेपेंगे, छत भी कच्ची होती है उसकी होती है, तो हर बारिश में छत से गर्मी बारिश पड़ने से पहले उसकी मरम्मत करवाई जाती है। ऊपर मिट्टी डलवाई जाती है, मिट्टी में और बहुत सी चीज़ें मिलवाते हैं वो लोग, केमिकल जो भी मतलब गांव के इलाके में होता है, और उसको डाल के फिर उसका लेप पेस्ट करते हैं, गोबर डाल के पेस्ट करके फिर लेपते हैं उसको, ताकि नीचे पानी ना आए। ठीक, तो ये दिखा रहा है कि इन्होंने क्या किया है, लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं, स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउस। ठीक, अर्बन एरियाज में लोग क्या करते हैं, अर्बन एरिया में लोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग करेंगे, और यहाँ मकान कैसे होंगे, पक्के होंगे। ठीक, और पक्के मकान क्या होता है, हीट को ट्रैप करते हैं, कंक्रीट, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम लाते हैं एसी और कूलर। ठीक, क्लियर? चलिए, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का दूसरा पार्ट ट्रांसपोर्ट भी है। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास हम देखते हैं कि तेजी से ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक चीज़ों का आना ना, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए आपकी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज कितनी मजबूत है, ये बहुत मैटर करती है। इकोनॉमिक्स ने पढ़ाया होगा आपको। इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट आती है दुनिया में, और वहाँ पे हर एक देश के अंदर लॉजिस्टिक फैसिलिटीज कैसी है उनको भी इवेल्युएट किया था, उसकी मार्किंग की जाती है। हमारी लॉजिस्टिक काफ़ी कमज़ोर है।
यदि लॉजिस्टिक कमजोर है तो आपके एट द एंड ऑफ डे आपके उत्पाद का गुड्स का रेट बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। चाइना का कहता है, चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं वो बने हुए हैं कोस्टल इलाके में, और कोस्टल इलाके में उसने बना के वहीं से उसने क्या कर देना है, अपनी चीज़ को शिप में लेके और मैरीटाइम रूट से भेज देना है, कॉस्टिंग कम हो जाती है। ठीक, क्लियर। हमारे क्या होता है, रॉ मटेरियल अंदर है, फिर रॉ मटेरियल ले आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तक, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर आता है वो कॉस्ट पे, फिर वो शिपिंग से बेचते हैं। तो ये हमारे लॉस का आती है। ट्रांसपोर्टेशन के कई मोड होते हैं। शुरुआत होती थी प्राचीन काल में, हम देखते हैं कि बैलगाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा में भी बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने सिविलाइज होने के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स अपना लिए थे, और दो मोड तो उस समय भी थे। वो था एक बैलगाड़ी और दूसरा था आपका नाव। और जब वो बैलगाड़ी करने लगा, बैलगाड़ी को यूज किया उसने, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो होता है वो उसके जीवन का एक पार्ट बन गया है। क्योंकि बैलगाड़ी के लिए बैल चाहिए तो मतलब आपको पालतू पशु चाहिए होंगे। पालतू पशु को पालना ये एक ऐसे समाज को दिखाता है जिसके पास समझ होती है। पशु को मार के खाने वो अलग चीज है, लेकिन यदि पशु को वो डोमेस्टिकेशन करके यूज कर रहा है अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इट मीन्स वो सिविलाइज्ड है। डोमेस्टिकेशन सिविलाइजेशन का एक कैरेक्टर है, समझ गए? तो मनुष्य ने सबसे पहले उन जानवरों को पाला जो उसके जीवन के लिए सुधारक थे। तो क्या क्या हो गया? बैल हो गया, गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ये सब पाले। ये नहीं कि टाइगर, लॉयन, चीता, इनको क्यों नहीं पाला। आज ये पाले होते तो घर घर में चीते होते, ठीक? तो घर घर ही नहीं होता, चीते होते हो बस, बाकी सब कुछ नहीं होता। नहीं, वही जानवर पाले गए जो मनुष्य के जीवन के लिए लाभदायी थे। घोड़ा पाला गया फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूप के लिए, हाथी पाला गया सेना के लिए। ये चीज बस में खाली का अलग पर्पस था। आगे आते हैं, हमारे यहाँ कई तरह की चीज़ों को देखते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, डंकी, बुल्स, कैमल्स आदि। बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन पड़ता है, उसके वेस्टर्न कोस्ट पे। ये जो एंडीज माउंटेन है, यहाँ पे इल्मास यूज किए जाते हैं जानवर चीज़ों को लाने ले जाने के लिए। ई लाइन थोड़ा पूछता है इल्मास क्या है। हमारे तिब्बत में याक, ठीक। प्राचीन काल में जो भारत का ट्रेडिंग कॉमर्स चलता था, उसके लिए व्यापारी एक इलाके से दूसरे इलाके में आते थे, सी रूट, लैंड रूट आदि का इस्तेमाल करते थे। तो अब इसमें कुछ नहीं करना अपन को। 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, रोडवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे, ठीक। हमारे यहाँ मैंने कहा था कि लॉजिस्टिक काफ़ी कमजोर है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है। सरकार इसके लिए एक्सप्रेसवे बना रही है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ रही है, ताकि अधिक से अधिक उड़े बन सके, ठीक, क्लियर है ना। सड़कें वहाँ आसान से बनती हैं जहाँ पे प्लेन इलाका हो। पहाड़ी इलाके में सड़कें बनाते दिक्कत आती है। देखा आपने उत्तराखंड में जहाँ सड़कें बनाई थी, वो सब सड़कें धंस गई लैंडस्लाइड में। तो पहाड़ी इलाकों में उड़ना बहुत मुश्किल है। डेजर्ट, फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स यहाँ मुश्किल है, ठीक। मनाली लेह हाईवे हिमालय में मौजूद है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड में आता है।
फ्लाई ओवर क्या होते हैं सब पढ़ लीजिए, अब इसमें मैं बताऊंगा नहीं। फ्लाई ओवर, सबवे, अंडरपाथ, ये सब पता होना चाहिए। अब यही मैं पढ़ाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। फ्लाई ओवर बन रहा है, ये IT पार्क के पास से बनेगा ताकि रश कम हो जाए। एक फ्लाई ओवर बनेगा इधर से रोड से और ये इधर उतरेगा ताकि इधर का भी जो भोकर थाने का जो वो है रश कम हो जाए। फ्लाई ओवर के नीचे जो निकलेंगे वो अंडर ब्रिज। ठीक, क्लियर? इसे पता है ना? हाँ, पता कर लेना भाई, हमको भी पता नहीं था, कई जगह हम भी कंफ्यूज करते थे। जब लड़के ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया है कि ये क्यों लिखा है, बताओ, तो फिर पढ़ना पड़ा मुझे भी। नहीं तो फिर तो बच्चे तो पूछते हैं, बच्चे में तो कुछ बताओ हंसी पूछेंगे। अब आपको उनको कैसे हैंडल करना है ये आपकी बात है, या तो मना करोगे नहीं क्वेश्चन मत पूछ, यहाँ पे पूछो यही पढ़ के आता हूँ 10 मिनट। नहीं, अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, ये क्यों लिखा है यहाँ बस के आगे, उसको लिखा है कि ये लिखा है कि यहाँ पे हैवी व्हीकल्स नहीं जाएंगे। ठीक, समझे ना? तो ये रहता है। चलिए सब पढ़िएगा, काम आएगा। रेलवे ये कब काम आएगा? जब आप IAS बन जाओगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करोगे, जिले को ज्वाइन करोगे, तो आपका पहला इंटरव्यू होगा। वहाँ आपसे पूछेंगे कि इंदौर में आप IAS बन के आए हो, क्या प्रायोरिटीज़ पहली आपकी? तो आप बोलोगे मेरी प्रायोरिटीज़ है कि मैं यहाँ का जो ट्रैफिक है ऐसा स्मूथ करूँगा। अब ट्रैफिक स्मूथ कैसे करोगे, कुछ आइडियाज़? तो आइडियाज़ हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई पूछ लेगा कि सर वो फलाना हाईवे बनने वाला था, उसके बारे में क्या विचार है? अब हाईवे पता ही नहीं है अपन को, या अपन को फ्लाई ओवर पता ही नहीं मान लो, तो बस ठीक है, बोलते रहेंगे कि बहुत अच्छे विचार है, कल बताऊँगा, आज सब बिजी हूँ। ठीक, अगले आएगा कि नए कट्टा की पहली प्रायोरिटी ट्रैफिक से करना, फ्लाई ओवर हाईवे में अंतर नहीं पता। ठीक, क्लियर? अखबार की हेडिंग खुद ही पढ़िए सो बैठ के, अपनी नाम है। ठीक, इसलिए पढ़ लो, आ गया। अब आते हैं रेलवे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे जो है चाइना ने बनाया है, जिंगजियान टू ल्हासा, 4000 मीटर की हाइट में चलता है। तब की हिमालय 8848। ठीक, इसकी हाइट है 4000 मीटर अबव सी लेवल है। जब ये ट्रेन का ट्रायल किया गया था तो लोगों को भर दिया गया ट्रेन के अंदर और ट्रायल हुआ। अब ट्रेन ये चल रही कैसे, 4000 मीटर, समझे आप बात को? यूं चल रही ट्रेन, ठीक, टूवर्ड्स मून। तो जब वहां जाके उतरे, क्योंकि चाइना ने रोका नहीं बीच में से, तो पब्लिक चक्का अंदर ही वॉमिटिंग, चक्का खा गिर रहे हैं, ऐसी स्थिति होगी कि कोई को वहां डाला, कोई यहाँ डाला हुआ है। ये शुरुआत बहुत, एक न्यूज़ पेपर आया था, चाइना में न्यूज़ दब जाती है, लेकिन इतने ऊंचे पे ले आना बहुत मुश्किल था। लेकिन चीन ने ये किया। चीन का उद्देश्य है कि वो चाहता है कि हमारे जितने करीब आ सके उतना करीब आ जाए। आप पढ़ा होगा चीन की जो डिप्लोमेसी है, उसमें चीन की डिप्लोमेसी में ड्रैगन का बहुत बड़ा रोल है। ड्रैगन चाइना का सिंबल है, ड्रैगन निकलने वाली मानसिकता है उसकी। ठीक, और ये चीज़ वो कर रहा है, साउथ चाइना सी में कर रहा है, पढ़ा होगा आपने IR में। यही काम वो नेपाल में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, यही काम वो कर रहा है आपके सिक्किम के साथ, यही काम बांग्लादेश के साथ कर रहा है, पाकिस्तान से करीब बैठा है। लेकिन रेलवे पता होना आपको, रेलवे बेसिकली रोड की तुलना में एक तो हैवी गुड्स ले आने में रेलवे का एक बड़ा रोल होता है। ठीक, और दूसरा रेलवे से कॉस्ट कम आती है। रेलवे से आपकी चीज़ों की एक तो डिस्टेंस क्विकली कवर होती है, और दूसरा एडवांटेज क्या होता है, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे में कम आती है। रेलवे को प्रॉफिट होता है उसके जो माल ढुलाई करती है, मालगाड़ियाँ जो उसकी होती हैं उससे। रेलवे को लॉस है पैसेंजर ट्रेन से, पढ़ेंगे आप इकोनॉमी में, बट गवर्नमेंट टिकट क्यों नहीं बढ़ाती है? क्योंकि रेलवे टिकट बढ़ाने से गवर्नमेंट अनपॉपुलर बहुत जल्दी होगी, और इस अनपॉपुलर होने से बचने की सरकार आमतौर पे जो फ्रेट ट्रेन मालगाड़ी जो होती हैं उनकी जो टैरिफ है उनको बढ़ाती है। तो अब सरकार ने एक नया सोल्यूशन निकाल दिया। क्या कर दिया?
रेलवे को धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया है। रेलवे वंदे भारत ट्रेन सुनी होंगी आपने, धीरे धीरे रेलवे को अलग से रेलवे की अलग कैटेगरी बना दी गई है। आप पेमेंट करिए और अच्छी रेलवे फैसिलिटीज लीजिए। ठीक, क्या रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना अच्छी बात है? क्योंकि रेलवे आम आदमी का ट्रांसपोर्ट है। जिसकी जेब में 100 रुपये भी हैं, 200 रुपये भी हैं, वो भी रेलवे में इजिली ट्रेवल कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो यदि आप रेलवे का वो बढ़ाएंगे तो क्या ये ठीक है? प्राइवेटाइजेशन रेलवे का, रेलवे की लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, यदि रेलवे को हम घाटे में चलाएंगे तो फिर रेलवे ऐसी थोड़ी ना बंद हो जाएगी अपने आप। घाटे में भी सबसे ज़्यादा रोजगार भारत में रेलवे देती है। सबसे बड़ा पब्लिक एंटरप्राइज, सरकारी सार्वजनिक उपक्रम रेलवे है। बात समझ आई? इसे पढ़ना चाहिए आपको। ये इकोनॉमी में अखबार में आता है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन को स्टीम इंजन से बदल दिया, स्टीम इंजन से बदल दिया। सुपरफास्ट ट्रेन आ गई है, रेलवे नेटवर्क डेवलप किया है देश के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। और भारत का रेलवे नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। लेकिन दुनिया की सबसे लंबी रेल सिस्टम जो है वो है रशिया में, पश्चिमी रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होती है और व्लादिवोस्टोक तक खत्म होती है। ये रेलवे नेटवर्क आपको पता होना चाहिए। रशिया का सबसे लंबा रेलवे है, इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सीधा आएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कहां से कहां तक फैलाव है इसका। तो सेंट पीटर्सबर्ग से आपका व्लादिवोस्टोक, और होता है PSC पूछ ले कि व्लादिवोस्टोक रशिया के कौन से कोस्ट पे, तो रशिया के ईस्टर्न कोस्ट पे आके जाएगा व्लादिवोस्टोक। अब रशिया का ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इसका क्या मीनिंग रशिया के लिए? हमको पता है कि रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन होने के कारण रशिया के एक वेस्ट साइड से ईस्ट साइड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस पड़ जाती है। रशिया एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, फैले हुए हैं, कोयला, मोयला, गैस, ऑयल। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ये बेसिकली नेटवर्क जो है, ये बेसिकली रशिया के पूरे ओवर रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, कोस्टल एरियाज, इन सब को कनेक्ट कर देती है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, आ गई तो बहुत अच्छी, और नहीं आया तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू होता है सेंट पीटर्सबर्ग से, खत्म होता है व्लादिवोस्टोक तक। पीछे समझ आ रहा है? संता बनता? हाँ ठीक है, चलो आगे आओ। वाटरवेज, दो तरह के वाटरवेज है, इनलैंड और सी रूट्स। इनलैंड का मतलब होता है नदी, नदी। मैं भी किसी कॉपी चेक करता तो किसी ने लिखा था कि रिवर वाटरवे, रिवर वाटरवे शब्द नहीं करना इस्तेमाल, बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ऐसे लिखने लगता है कि ज्योग्राफी बिल्कुल आती नहीं है। यही चले आए बस उठा के कि मेज देता हूं मैं। इंग्लैंड मतलब जो हमारी नदियां हैं उनके अंदर जो वाटरवे है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे सी रूट से, मराइन रूट से। जैसे हम बोलें कि यदि हमको मुंबई से लंदन जाना है तो सी रूट क्या होगा आपका? अरब सागर में निकल जाओ, अरब सागर से आप निकल गए, सीधे पहुंच जाओ कहाँ पे? आपका कौन से उसे पहुंचोगे आप? मुंबई से लंदन जाना है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा? अरेबियन सी, अरेबियन सी से रेड सी, रेड सी से गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ सुएज से आपका मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन से नॉर्थ सी,
और मतलब वहीं से इंग्लिश चैनल और फिर वहाँ पे पहुँच जाओगे। बात समझ भाई, ऐसे आपको चीज़ें मतलब दिमाग में होनी चाहिए। मैप देखने की जरूरत नहीं है, कभी भी मैप देखूंगा मैं, ठीक, आपको एकदम चाहिए मैप। ये रेगुलर मैप देखनी हैबिट जिसको होगी उसको उससे बनेगा। जो हफ्ते में इतने मैप देख रहे हैं वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। मैप एक रेगुलर देखने की हैबिट है, और एक बार बैठा है दिमाग के अंदर फिर तो लाइफ टाइम के बढ़ जाएगा, क्योंकि बदलाव थोड़ी होने लगा। ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब वो सुएज कैनाल 2024 में शिफ्ट हो जाएगी ना, आप बोल रहे थे अमेंडमेंट होगा उसमें, है अमेंडमेंट काय का होना है, जो है सो है, एक बार देखो बस केवल वन टाइम। अब हम बात करते हैं नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। अब देखिए इनलैंड वाटरवेज में क्या क्या आता है, नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स। लेक्स में भी कोई वाटरवे बनता है क्या, बनता है। लेक्स में ऐसे बनता है कि आप चाहे अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स हैं जो अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पड़ती हैं, और ये फिंगर लेक बोलते हैं, और 5 लेक जुड़ी हुई दूसरे से। उन लेकों के कारण अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से सेंट्रल अमेरिका तक का एक्सेस बन जाता है। लेक आप जुड़ी हुई है, आप आपस में लेकों के थ्रू बीच में कट करके लेके जोड़ दिए, कुछ आर्टिफिशियल कैनाल बना दिए, और लेकों के थ्रू आप अंदर तक पहुंच जाते हो। तो ये लगना है कि इंग्लैंड में वाटरवे में आपकी रिवर्स भी आएंगी, लेक्स भी आएंगी। गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया, द ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका होगी, रिवर नाइल अफ्रीका हो गया, ठीक, वाटरवे का एग्जांपल। अब हमको यदि कोई माल भेजना है और कॉस्ट कम करनी है तो हमको इनलैंड सी रूट और मैरीटाइम रूट बहुत सस्ता पड़ता है, कॉस्टिंग कम पड़ जाती है इससे, हमारी काफ़ी कॉस्ट कम पड़ जाती है इनसे। कॉस्टिंग कम और ज़्यादा गुड्स भेजना हो तो यही तरीका है किसका, सी रूट का। बट सी रूट में इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या लगता है क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर सी रूट, कुछ पता आपको? क्यों बात का सी रूट जो है, हम लोग क्या हमारे कोस्टल इलाके कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या? बड़े हमारे पास पोर्ट नहीं है क्या? बड़े पोर्ट हमारे पास कम है, ऐसे पोर्ट जहाँ पे बड़े बड़े शिप आ सके एक साथ कम है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ ज्योग्राफिक डिसएडवांटेजेस भी हमारे साथ, पढ़ो उसको तैयार करो, ठीक, ताकि सॉल्यूशन दिमाग में रहे कि हमें इसमें सोचना है कि कैसे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को, और कोई ये लॉजिस्टिक का मामला है, इससे अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होने वाला है, और यदि उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पाएगा। आगे आते हैं, दुनिया के बड़े पोर्ट हैं, नाम लिखे हुए हैं, ये सारे आपको मैप पे देखने कल मैं पूछूंगा। एयरवेज तो हर एक के लिए नहीं है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, हाई कॉस्टफुल पड़ता है। कम्युनिकेशन ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ कन्वे मैसेज टू अदर, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है कबूतर जाजा से, और लेटेस्ट व्हाट्सअप, हाँ व्हाट्सअप मैन वगैरह, तो ये चल रहा है डेवलपमेंट, इनको दिक्कत ही नहीं है, ठीक। चलिए फिर कम्युनिकेशन में जो एडवांसमेंट आए हैं उससे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो गया है वर्ल्ड में। आज किसी देश में अब G20 की बैठक चल रही है, वहाँ पे कोई मिची बम भी चला दे तो वर्ल्ड ओवर खौफ पहुँच जाएगी विद इन सेकेंड्स। ये क्या है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। जब हम पढ़ते थे तो हमारे समय में दिक्कत ये थी कि हमारे पास कंटेंट इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। बुक्स थी, न्यूज़पेपर थे, शाम को रेडियो आकाशवाणी वगैरह सुन लिया, टेलीविज़न तो खैर स्टूडेंट क्या रखेंगे उस ज़माने में, कोई ये सब चीज़ें थी, और मंथ के आखिर मैगजीन, यही सोर्स हुआ करते थे। आपके समय दिक्कत ये नहीं है इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है आपके समय। आपके समय दिक्कत ये है कि राइट इंफॉर्मेशन क्या है, इसको ढूंढना। आपकी जो जनरेशन है उसका हम चैलेंज ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन दिक्कत है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, ठीक,
यूट्यूब पर आप टॉपिक डाल दीजिए, आपको 100 लोग मिल जाएंगे, और 100 में से 95 ऐसे होंगे जिनने खुद ने तो पढ़ा नहीं होगा। वो पैनल के आगे घूम घूम के अभी बताता हूँ राज की बात बस बता दूंगा अभी ट्रांसफर क्या है, आदि का क्या चल रहा है भाई, क्या बता दे भाई, नहीं बता, खत्म कर, क्या था वो लास्ट में सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टॉक तक चलता है ट्रांससाइबेरियन। 1 घंटे से बता दूंगा बता भाई, खत्म कर, काय को खींचा है, ठीक। कहो उसमें गलती कर दे कुछ, वो शू करे कि जर्मनी से लेके ये खत्म होगा जाके व्लादिवोस्टॉक, ये जापान तक। आप भी कहो समुद्र में कैसा लगा भाई, जापान समुद्र में है ना, ठीक है, नहीं पता है, आपके समय दिक्कत ही है बस भाई। तो किसको ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए, आपको कि हमको? आपके सामने जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन हुआ है, इसका सबसे डिसएडवांटेज क्या है आपके लिए, बताइए। बिल्कुल से कह दो कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी आग की तरह फैलती है, आग की तरह फैलती है, और उससे रिएक्शन होने की संभावना बहुत जल्दी है उन लोगों के लिए जिनके पास समझ कम है। आप ऑफिसर बन जाओगे, दंगे हो गए, पहला काम क्या होगा आपका? जो फेक मैसेज भेजे हैं दंगों में, मैसेज लोग भेजेंगे। अभी मेरे घर के बगल में 4 लोगों को मार के भाग गए वो लोग, तुरंत मैसेज वायरल हो गया, एक कमेटी के मैसेज ग्रुप पे आ गया, और उस कमेटी के लोग सड़क पे आ गए कि वहाँ पे 4 लोग मार दिया गया है, हमको जाने दिया जाए। आप एसपी, आप कह रहे हो सब किसी को नहीं मारा गया, झूठी न्यूज़ है, क्या करोगे आप? सबसे पहले वहाँ पे इंटरनेट पे क्या करोगे? रोक लाओगे, भाई इंटरनेट बंद कर देगा। होता है, पढ़ते हो, खाओ, सुनते हो। कोविड में क्या हुआ? कोविड में ये हुआ, हर एक आदमी ज्ञानी बन गया, ठीक। कोविड आया नहीं, 3 दिन के बाद दवाइयाँ आ गई, कुछ इलाज लिया है, 2-3 लोग मंत्र ले आए, 1-2 लोग और भी आ गए, बोले वो सब ये वाला जो है गोमूत्र, इसका सेवन करिए, सब लोग स्वस्थ हो जाओगे। हाँ, बाकायदा विधायक नहीं था, वो सब लोग एक साथ सेवन कर रहे हैं, भोपाल में से आया भी था सामूहिक, कोविड नहीं होगा। कितना, मतलब ये बताऊँ कि कितनी गलत न्यूज़ फैलती है आपके जनरेशन में। प्रॉब्लम ये है, और इसको अभी आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये समझेंगे आप ऑफिसर बन जाएंगे, उस समय आप इससे समझेंगे कि एक इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन बहुत बड़ी गले में घंटी बन गया है। बट ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि यदि इसको हम यूज़ करें पॉजिटिव सेंस में, तो हम बहुत सारी चीज़ों को इससे शुरू कर सकते हैं, ठीक। हम काउंटर भी कर सकते हैं लोगों को इसी इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन से। हम लोग बताते हैं कि नहीं, आपको वैक्सीन जरूरी है, इस तरह से जो कुछ कह रहे हैं लोग, इनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस में आगे आते हैं, ठीक। मास मीडिया में क्या कहता है? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। तो ये क्या हो गए? मास मीडिया, ठीक। अब मास मीडिया और सोशल मीडिया में क्या अंतर है? देखो एक क्वेश्चन कहीं कोई पूछ ले आपसे कि बेटा मास मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया। हम लोग जमाने में क्या था? मास मीडिया। आपके जमाने में क्या आ गया है? सोशल मीडिया। तो अब आपका एक टास्क है कल का कि मास मीडिया और सोशल मीडिया में क्या अंतर है, ठीक। क्या अंतर है? मास मीडिया टू वे कम्युनिकेशन नहीं है और सोशल मीडिया टू वे कम्युनिकेशन ट्रैक करता है। मास मीडिया टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन। अच्छा, जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। हाँ, तो ये हमसे तो इंटरव्यू लेते हैं, वीडियो वाले आते हैं, चुनाव समय आपने किसको वोट डाला, क्या वोटिंग भी हुई, पता करते हैं, सरकार की तरफ से बात करते हैं। मतलब टू वे और वन वे का मतलब क्या? मतलब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। सोशल मीडिया में हम इंटरैक्टिव रहते हैं, लाइक टू वे कम्युनिकेशन सोशल मीडिया में चलते रहता है, यहाँ से हम मैसेज भेज रहे हैं, वहाँ से वो मैसेज भेज रहे हैं। नहीं, मीडिया का तो काम ही होता है, मीडियम, माध्यम, और माध्यम तो दो के बीच में काम करेगा, हम सब एटलीस्ट 2 के बीच में काम करेगा। मतलब जितनी मेरी समझ बोलती है, बेसिक शब्दावली मैं समझाऊँ, मीडिया मतलब मीडियम, माध्यम होता है जो चीज़ों जोड़ता है। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो? मैं आपको घुमा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं तो आप इंटरव्यू मैं यदि ले रहा होता तो मैं आपसे यही बोलता।
मास मीडिया में जो पब्लिक है जिनको वो कन्वे कर रहा है उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, वो सिर्फ एज ए लिसनर, पैसिव लिसनर की तरह सुनता है। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया में हम जो लिसनर है, जो व्यूअर है प्लस जो डिलीवर है, वो दोनों एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। यहाँ अच्छा। पे एक पैसिव एक एक्टिव रहता है। अच्छा, और कुछ? और मास मीडिया ज़्यादा ही जागरूक कवर करता है, जैसे कि आजकल इंटरनेट फैसिलिटीज जो रूरल एरिया उसमें नहीं रहती है, बट मास मीडिया किसने कहा? गांव के लोग सब फेसबुक चलाते हैं। रहता है ना। सुबह अर्ली 5 बजे से गांव के लोग फेसबुक नींद ज़्यादा से सोते हैं, जल्दी उठे हैं। पहले सुबह मॉर्निंग का बालाजी के साक्षात दर्शन आप देखो, सुबह 5 बजे से लाइक दर्शन शुरू जाते हैं। मतलब ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको एक दिमाग में क्वेश्चन दे दिया है, इसको आप तैयार करें, इंटेलेक्चुअली सोचें। केवल मास मीडिया सोशल मीडिया नहीं, इनके एडवांटेज, इनके डिसएडवांटेजेस और द वे हाइड करना चाहिए, इनको हम कैसे, इनको और हम इसको ऐसे पॉजिटिव यूज़ करें, ये आपके थॉट प्रोसेस डिस्कशन का टॉप होना चाहिए। ठीक है ना? मैं आपकी बात से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सॉलिड पॉइंट होने चाहिए एग्जैक्ट एज ए ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, वो आपके पास होना चाहिए। कुछ 100-125 वर्ड्स का कंटेंट आप कल तैयार करके लाइए। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट आ गया, ये सब बढ़ने लगा, तो सब पता ही है अपन को, लाइफ कंफर्टेबल ही हो गई है, बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है, और जगत की जानकारी हमको पल पल में मिल रही है। ठीक, अब तो सब कुछ नेट पे चल रहा है। आदमी चाहे तो घर से निकलने की जरूरत भी नहीं है। साक्षात सुबह मॉर्निंग दर्शन करिए भगवान के, ठीक, क्लियर, महाकाल लाइव दर्शन, उसके बाद दिन भर राजनीति देखिए, ठीक, और कोई शौक है वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं आप, पूरे चैट करना है, गॉसिप बात करना है, वो सब भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है ना? और अब तो आजकल तो मतलब ये सोशल मीडिया हो गया है, तो उसमें डिफरेंट तरह के ग्रुप भी बन गए हैं। शाम को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद यदि आपको और कोई शौक है तो उसके ग्रुप भी बने हुए हैं, ड्रिंकिंग विंकिंग, वो सब बैठे हुए हैं, सब मधुरा सुन रहे हैं बैठ के एक साथ ग्रुप पे, नहीं, सब शायरियाँ डिस्कस कर रहे हैं 7 बजे के बाद, जो भी है ग्रुप है। ठीक है, मतलब मैं कर जाता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें हो गई हैं, इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, आप इसको तैयार करिए। हम इस टॉपिक को एज ए ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच पढ़ेंगे, बच्चों की तरह नहीं। हम बच्चों के क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, तो आपको क्या तैयार करना है? ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया में कहाँ कमियाँ आ रही हैं, कैसे हम इंडिया के ट्रांसपोर्ट में मजबूत करें, हमारा इनलैंड ट्रांसपोर्ट क्या हमारे लिए मायने रखता है, इनलैंड ट्रांसपोर्ट में क्या कमियां आ रही हैं, इंडिया क्या फेस कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट में क्या समस्या आ रही है वो तैयार करिए आप, रोड ट्रांसपोर्ट में। दूसरा, रेलवे में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो क्या है, रेलवे एज ए नेशनल ट्रांसपोर्ट कैरियर है, उसमें क्या बदलाव आया है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसके क्या मायने, ये सब चीज़ आपको खुद सर्च करनी है, ढूंढनी है, और जितनी जल्दी कर लो उसे काम आसान हो जाएगा। ठीक है।